नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। अब पिछले 2 चैप्टर में 2 पार्ट जो मैंने बॉयलर्स के पढ़ाए, उसमें मैंने आपको बॉयलर संबंधित कई क्वेश्चंस करा दिए थे। ये इसका तीसरा पार्ट है। यदि आपने पिछले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्वेश्चन सीरीज के नाम से। उसमें आप जाएंगे तो आपको पिछले क्वेश्चन सीरीज़ भी आप सॉल्व कर सकते हैं और साथ में बॉयलर्स के ही संबंधित 2 क्वेश्चन सीरीज़ उसमें उपस्थित हैं। उसकी पूरी प्लेलिस्ट जो है उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए प्रश्न लगातार लेकर आता रहूँ और बना रहूँ आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन अ फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर, देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के बारे में लिखा हुआ है। मैंने इसके पहले जो बॉयलर्स के पार्ट 2 जो क्वेश्चन सीरीज़ बनाई है उसमें मैंने आपको फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के बारे में विस्तार से बताया है, तो आप वो सीरीज़ देख कर फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित सही कथन को चुनना है, सॉरी नॉट करेक्ट, जो कथन सही नहीं है उसको चुनना है। नंबर 1, द कंबसन टेम्परेचर हायर देन दैट इन द कन्वेंशनल बॉयलर। देखिए कन्वेंशनल बॉयलर में जो होता है वो तो कैसा होता है, पल्वेराइज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है, पल्वेराइज्ड मतलब पाउडर्ड फॉर्म वाला, पल्वेराइज्ड फॉर्म का बर्निंग होती है या ठीक। तो उसमें इस प्रकार के जो बॉयलर में क्या होता है कि टेम्परेचर हमको हाई प्राप्त होता है, जबकि जो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है उसमें हमको टेम्परेचर हाई प्राप्त नहीं होता है। तो पहला कथन ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा कि उन्होंने नॉन करेक्ट पूछा है ना, विच इज़ नॉट करेक्ट, तो यही हो जाएगा। अब देखिए तो फिर इससे मतलब पता चल जाता, बाकी जो 3 कथन है वो सही हैं, ये आपको याद कर लेने चाहिए। नंबर 1 क्या दिया, बी, इन्फीरियर ग्रेड ऑफ कोल कैन बी यूज्ड विदाउट स्लैगिंग प्रॉब्लम, तो ये कथन भी सही है। ठीक, ओके। देखिए इसमें पहले बता दो, इन्फीरियर ग्रेड ऑफ कोल मतलब अगर क्वालिटी कोल की अच्छी नहीं है तो भी फ्लूइडाइज्ड बेड चैम्बर उसको भली भांति जला देता है, क्योंकि उसको एक जाली के ऊपर रख करके सीधा जलाना होता है। विदाउट स्लैगिंग प्रॉब्लम, स्लैगिंग क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्लैगिंग क्या होता है, यदि जब कोयला को अधिक हीट प्राप्त हो जाती है तो इतना जल जाता है कि उसकी जो ऐश है वो हल्की होकर के हवा में मतलब फ्लू गैस के साथ उड़ने लगती है, तो इसको स्लैगिंग प्रॉब्लम कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स इज लेस देन दैट इन द कन्वेंशनल बॉयलर, ये कथन भी सही है। देखिए जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो हाई टेम्परेचर के बॉयलर पर होता है जिसमें हाई टेम्परेचर प्राप्त हो रहा हो। ठीक, तो इसमें क्या नॉक्स का फॉर्मेशन कम होगा क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर प्राप्त हो रहा है वो कम है। अगला है, द वॉल्यूमेट्रिक हीट रिलीज रेट्स आर हायर देन दोस इन द कन्वेक्टिव बॉयलर्स। तो देखिए हीट रिलीज जो होता है वो कन्वेक्टिव बॉयलर्स में अधिक होता है। ठीक, और क्या कहते हैं, सॉरी इसमें पूछा था वॉल्यूमेट्रिक हीट रिलीज रेट मतलब पर जो एक मतलब दिया गया कोयला है उसमें प्रत्येक कोयले का अधिकतम उपयोग कितना हो रहा है, मतलब कोयले का वॉल्यूम के हिसाब से कितनी हीट रिलीज हो रही है। तो जो फ्लूइडाइज्ड बेड बॉयलर होता है उसके कोयले का सदुपयोग अच्छा होता है। ठीक, मतलब उसमें अगर हम लोग 1 kg कोयला देंगे या 1 मीटर क्यूब कोयला देंगे जो वॉल्यूम के हिसाब से 1 cc, ठीक, तो उसमें जो हमको एनर्जी प्राप्त होगी वो पल्वेराइज्ड या अदर कन्वेंशनल कोल के अपेक्षा क्या है, अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं होगी। ठीक, इसीलिए ये कथन भी सही हो जाता है। ठीक, तो देखिए टोटल हीट रेट क्या है कन्वेंशनल बॉयलर्स का अधिक है, क्योंकि उसमें हीट रेट मतलब कितनी हीट पर सेकंड पर आवर प्राप्त हो रही है वो क्या कन्वेंशनल बॉयलर्स का अधिक। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक हीट रिलीज मतलब प्रत्येक कोयले के अनुपात में कितनी हीट रिलीज हो रही है वो क्या है, अलग है, तो वो फ्लूइडाइज्ड बेड वाले में अधिक होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमने चूज कर लिया, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ड्रेन ऑफ वाटर फ्रॉम स्टीम पाइप विदाउट एस्केप ऑफ स्टीम इज कॉल्ड। ठीक, देखिए मतलब इन्होंने कहा है कि अगर कोई स्टीम है मतलब स्टीम के पाइप से उसमें से हमको स्टीम को
स्टीम पाइप, ठीक, इसमें से पानी अगर क्या होता है धीरे धीरे उसमें चलती तो क्योंकि पानी की स्टीम धीरे धीरे ठंडी हो जाती है तो कुछ पार्ट क्या हो जाते हैं, कुछ पार्ट कंडेंस होकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, स्टीम ट्रैप का यूज किया जाता है। स्टीम ट्रैप क्या करता है, स्टीम ट्रैप स्टीम पाइप में से वाटर यानी जो उसमें कंडेंस हो जाए या कंडेंसेट कहते हैं वाटर और अनकंडेंसेबल गैस जैसे एयर, इन सब को क्या है अलग कर देता है और सिर्फ स्टीम को पाइप के भीतर रहने देता है। इसका आंसर क्या हो गया, स्टीम ट्रैप। स्टीम सेपरेटर का काम क्या होता है, स्टीम सेपरेटर का काम होता है कि वाटर और स्टीम के मिक्सचर में से स्टीम को अलग करता है। अब देखिए दोनों बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। स्टीम ट्रैप स्टीम में से वाटर को अलग करता है, ठीक, और जो स्टीम सेपरेटर होता है वो वाटर और स्टीम के मिक्सचर में से स्टीम को अलग करता है, ठीक। मतलब स्टीम ट्रैप वाटर को अलग करेगा और ये स्टीम पाइप्स में करता है, और जो स्टीम सेपरेटर होता है ये बॉयलर ड्रम में लगा होता है, ठीक। तो बॉयलर ड्रम में क्या लगा होता है स्टीम सेपरेटर, ये क्या करता है, जो एयर और वाटर और स्टीम का मिक्सचर तैयार होता है, मतलब वेपर्स वहाँ होती हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ स्टीम को बाहर निकलने देता है और वाटर को उसी के अंदर रहने देता है। तो इसी कहते हैं स्टीम सेपरेटर कहा जाता है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, ये प्रेशर कम ज़्यादा करने का काम आता है, ठीक, लेकिन सिर्फ प्रेशर को कम करता है, मतलब यहाँ क्या करता है स्टीम की थ्रोटलिंग करता है, थ्रोटलिंग, ठीक। इंजेक्टर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे मतलब एक विशेष प्रकार के पंप होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है फीड वाटर को इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग कभी कभी ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जिसका मैं आगे आपको बताऊँगा। अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लोइंग डाउन ऑफ बॉयलर वाटर इज द प्रोसेस ऑफ, मतलब ब्लोइंग डाउन प्रोसेस क्या होता है, ठीक। अब देखिए ब्लोइंग डाउन मतलब होता है बहा देना, ब्लो डाउन मतलब बहाना, ठीक। तो इसके लिए ब्लो ऑफ काक लगा होता है। तो ब्लोइंग डाउन प्रोसेस में क्या किया जाता है, ब्लोइंग डाउन प्रोसेस जैसे बॉयलर ड्रम है, बॉयलर का है, बॉयलर्स की पाइप है, तो उसके सबसे निचले भाग में एक ब्लो ऑफ काक लगा होता है। इसका काम क्या होता है, जो बॉयलर ड्रम में अशुद्धियाँ होती हैं तलहटी में बैठी रहती हैं, तो इसको समय समय पर इसमें से बाहर की ओर ड्रेन कर देता है। या फिर हमको अगर बॉयलर ड्रम को खाली करना है तब भी उसका काम भी ब्लो ऑफ काक द्वारा किया जाता है। तो हम लोग तो इसी में से इसी को कहा जाता है, इस प्रोसेस कहा जाता है ब्लोइंग डाउन। तो नीचे लिखे ऑप्शन में चूज़ कर लेते हैं। तो पहला है टू रिड्यूस द बॉयलर प्रेशर, तो ये तो इसका वर्क नहीं हुआ। रिड्यूस द, तो इसे कैसे किया जाता है, टू रिड्यूस द बॉयलर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगाया जाता है। इंक्रीज द स्टीम टेम्परेचर, स्टीम टेम्परेचर इंक्रीज कैसे किया करते हैं, तो सुपर हीटर से किया जाता है टेम्परेचर स्टीम, ठीक, सुपर हीटर द्वारा। उसके बाद कंट्रोल्स द सॉलिड कंसंट्रेशन इन द बॉयलर वाटर, हाँ तो ये सही आपको क्या मिल जाएगा, इट इज़ यूज टू periodically वेंट वाटर फ्रॉम द बॉयलर ड्रम, मतलब बॉयलर ड्रम से पानी को लगातार बाहर की ओर निकालने का काम करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड कंसंट्रेशन, मतलब जो बॉयलर ड्रम में नीचे की ओर विभिन्न प्रकार की शुद्धियाँ एकत्रित हो गई हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लो डाउन कर देता है। कंट्रोल द ड्रम लेवल, ड्रम लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ड्रम लेवल को इसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग वाटर को सप्लाई और फीड वाटर जो फ्लो होता है उससे उसका क्या कहते हैं ड्रम का वाटर लेवल कंट्रोल करते हैं, मतलब फीड वाटर फ्लो द्वारा इसका लेवल कंट्रोल किया जाता है। अगर वाटर लो है तो इसमें हम लोग फीड वाटर का फ्लो अधिक रखेंगे और ज़्यादा है तो फीड वाटर का फ्लो कम कर देंगे। तो इस प्रकार से फीड वाटर का ड्रम लेवल का कंट्रोल किया जाता है, ठीक। ध्यान रखिएगा ब्लो ऑफ कॉक के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए हमको बार बार ब्लो ऑफ कॉक खोलना पड़ेगा, उसको फिर कम करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में क्या कहते हैं जो वाटर है बॉयलर ड्रम का जो वाटर वो वेस्ट हो जाएगा बहुत अधिक मात्रा में। वो वाटर बहुत ही महंगा होता है, क्यों, क्योंकि उसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसमें मिनिमम साल्ट जो है एकदम साल्ट की वैल्यू 0 हो जाए, सिलिका की वैल्यू 0 हो जाए। तो उसकी प्रिपरेशन बॉयलर ड्रम में वाटर यूज होता है, उसकी प्रिपरेशन में बहुत अधिक खर्च होता है, इसीलिए कभी भी उसको वेस्ट नहीं किया जाता है, मिनिमम वेस्टेज, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बॉयलर दिए हैं, ठीक, और उस बॉयलर से हमको सही जोड़े बनाना है। तो ऊपर देखिए नाम दिया है, नीचे उसके वो दिए हुए हैं विभिन्न उसके फीचर्स दिए हैं। तो हम लोग फीचर्स से ऊपर बॉयलर चूज कर लेंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने दिया है कि हॉरिजेंटल स्ट्रेट ट्यूब फायर ट्यूब बॉयलर। तो देखिए फायर ट्यूब बॉयलर, तो उसमें चूज़ कर लें कौन कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है। तो देखिए
सिर्फ लंकाशायर बॉयलर ही फायर ट्यूब बॉयलर है, बाकी सब तो वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 1, तो हमारे आंसर क्या हो सकते हैं, हमारे आंसर ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बी के लिए, देखिए 4 है, तो बी के लिए 4 ऑलरेडी फिक्स हो गया है। बी के लिए 4 मतलब हाई प्रेशर बॉयलर, ये भी फिक्स हो गया और ये भी फिक्स हो गया। अब बाकी जो 2 बचे हैं यही आपके आंसर को तय करेंगे। दूसरा दिया है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर और डी दिया स्टर्लिंग बॉयलर। ठीक, तो देखिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक, तो देखिए जो बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होता है उसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं। कैसी होती हैं, इंक्लाइंड होती हैं लेकिन स्ट्रेट होती हैं। कितने डिग्री पे होती हैं, 22.5 डिग्री पे इंक्लाइंड होती हैं लेकिन स्ट्रेट होती हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, सी का 2। तो ये वाला आंसर आपका हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर बी। ठीक, बचा स्टर्लिंग बॉयलर, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। बेंट ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर। देखिए इसके पहले जो मैंने बॉयलर का क्वेश्चन सोल्व कराया, तो जब मैंने जो पहला पार्ट है बॉयलर संबंधित क्वेश्चन सीरीज का, ठीक, उसमें जो बॉयलर पार्ट 1 उसमें मैंने बॉयलर क्लासिफिकेशन, बॉयलर माउंटिंग्स, बॉयलर एसेसरीज को विस्तार से बताया है। तो आप वो वाली क्वेश्चन सीरीज बस देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर। ठीक, फिर वही फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर आ गया, इसके पहले वही था। द कंबसन टेम्परेचर आर लो अराउंड 900 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है कि हाँ क्या है कि कंबसन चैम्बर वेरी लो, इसमें क्या क्या चूज़ करना, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। हाँ, तो उसका टेम्परेचर लो होता है, लगभग 900 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सही है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज लो, जो मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वैल्यू क्या कम होती है, मतलब फॉर्मेशन कम होता है, तो ये कथन भी सही है। क्यों, क्योंकि उसमें टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का निर्माण कम होता है। ठीक, तीसरा है इट रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल ड्यूरिंग द कंबसन प्रोसेस, मतलब ये कह रहे हैं कि कंबसन प्रोसेस के दौरान ये उसमें से सल्फर को कोल सल्फर में से कोल को सेपरेट रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल ड्यूरिंग द कंबसन प्रोसेस। हाँ, इसमें सल्फर को आसानी से पृथक किया जा सकता है कि इसमें इसके लिए एक अपरेटस लगा होता है, उसकी सहायता से कर देता है, तो ये कथन भी सही है। और जो चौथा है इट रिक्वायर्स हाई क्वालिटी ऑफ कोल एज फ्यूल, तो ये कथन गलत है। जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर होते हैं उसमें किसी क्वालिटी का कोयला आसानी से जलाया जा सकता है, वो सिर्फ एक जाली होती है, उसके ऊपर कोयला रख करके हम लोग आसानी से जला सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, तो इसका हो जाएगा आंसर बी, आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट फ्लो गैस पाथ इन द टिपिकल लार्ज मॉडर्न नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। फ्लू गैस का पाथ इन्होंने पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको फ्लू गैस का पाथ बता देता हूँ। ये जैसे देखिए फर्नेस है आपका, ठीक, तो फर्नेस है ये, मान लीजिए इसमें यहाँ पर फायर बॉल होती है जिसमें हीट लगातार कोयला चारों दिशाओं से टेंजेंशियली इसमें फ्लो किया जाता है, इसके कारण फायर बॉल लगातार जलती रहती है, हीट डिसिपेट करती रहती है। इसके कारण जो होते हैं आसपास, ठीक, इसके कारण जो हीट जब प्रोड्यूस होती है उससे फ्लू गैस का निर्माण होता है। ये फ्लू गैस का पाथ क्या होता है, तो ये फ्लू गैस देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बॉयलर ड्रम होता है, इसमें से क्या होता है जो ठंडा पानी होता है वो लगातार नीचे आता रहता है, और इसी प्रकार की जो है पाइप्स चारों तरफ इसके चारों तरफ इस तरह घेरी रहती हैं। ठीक, इस तरह मतलब चारों तरफ इसके बनी रहती है। एक रिंग हेडर ऊपर होता है, एक रिंग हेडर ऊपर नीचे मतलब नीचे होता है, एक रिंग हेडर ऊपर होता है, और दोनों से इस प्रकार की पाइप्स कनेक्टेड होती हैं। ठीक, और इसको क्या कहते हैं डाउन कमर्स, और उसी तरह से अपराइजर्स भी होती हैं। तो लगातार पानी क्या है जो ठंडा है वो नीचे आता रहता है, जो गर्म है वो लगातार ऊपर जाता रहता है। तो इस बॉयलर ड्रम में पानी क्या है लगातार गर्म होता रहता है और स्टीम जनरेट होती रहती है। तो फ्लू गैस क्या होता है, फ्लू गैस का सबसे पहले कहाँ मतलब उसका काम क्या है, सबसे पहले जो फ्लू गैसेस है वो वाटर वॉल्स को गर्म करती हैं। इनको जो अभी हमने लाइंस बनाई थी वो वाटर वॉल्स को गर्म करती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो ड्रम है ड्रम में से ही जब स्टीम निकलते हैं तो सबसे पहले यहाँ सुपर हीटर लगा रहता है। उसके बाद वो किसको गर्म करती है, सुपर हीटर को गर्म करती हैं। ठीक, फिर सुपर हीटर के बाद स्टीम क्या है टरबाइन में चली जाती है। फिर टरबाइन से ही स्टीम क्या आई हुई होती है। ठीक, सर टरबाइन से स्टीम आई हुई होती है, तो
तो वापस तो वो रीहीटर होता है। तो फिर इसके बाद ये फ्लू गैस किसको गर्म करती है? रीहीटर को गर्म करती है। ये आपका सुपर हीटर है, ये आपका रीहीटर है। इसके बाद ये स्टीम आगे मतलब ये फ्लू गैस आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इसके रास्ते में जो सबसे पहले मिलता है वो होता है इकोनोमाइज़र। क्या होता है? इकोनोमाइज़र होता है। इकोनोमाइज़र क्या करता है? इकोनोमाइज़र में फीड वाटर आता है और गर्म होता है फीड वाटर, उसके बाद ये चला जाता है बॉयलर ड्रम के लिए चला जाता है। ठीक, इसके बाद इकोनोमाइज़र के बाद जो लगा होता है वो लगा होता है एयर प्री हीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? एयर प्री हीटर। एयर प्री हीटर का काम क्या होता है? इसमें ठंडी एयर प्रवेश करती है, गर्म एयर बाहर की ओर निकल जाती है। ठीक, एयर प्री हीटर के बाद ये फ्लू गैस आगे बढ़ती है और इसमें लगा होता है रास्ते में ESP। क्या कहते हैं? ESP। इसका जो पिछला हमने सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 बॉयलर की पार्ट 2 QS में, उसमें हमने ESP के बारे में भी आपको विस्तार से बताया। तो ESP का काम क्या होता है? ESP का काम होता है एयर और फ्लाई गैस को दोनों को पृथक कर देता है। जब दोनों को पृथक कर देता है तो सिर्फ फ्लू गैस में फ्लाई गैस उसमें से अलग हो जाती है और नीचे कलेक्ट हो जाती है हॉपर्स में। इसके बाद एक किस में चला जाता है? इसके बाद ये चिमनी से होते हुए फ्लू गैस बाहर निकल जाती है। यहाँ पे लगा होता है इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, जिसे ID फैन कहते हैं। ये क्या करता है? ये इसमें से लगातार फ्लू गैस को सक करता रहता है, जैसे कहा फ्लू गैस अपने पाथ को बनाते हुए चिमनी से बाहर निकल जाती हैं। तो ये इसका रास्ता है। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इन द करेक्ट फ्लू गैस पाथ इन टिपिकल लार्ज मॉडर्न बॉयलर। तो फ्लू गैस का पाथ क्या है? तो उन्होंने कहा कंबसन चैम्बर, फिर रीहीटर, फिर सुपर हीटर। तो ये गलत हो गया। पहले सुपर हीटर होगा फिर रीहीटर होगा। ये दूसरा है कंबसन चैम्बर, देन सुपर हीटर, देन रीहीटर, देन इकोनोमाइज़र, देन एयर प्री हीटर, देन ESP यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देन ID फैन, देन स्टैक। तो ये इसका सही हो गया। तीसरा कंबसन चैम्बर, रीहीटर, सुपर हीटर, इन्होंने दोनों को गलत कर दिया, गलत हो गया। इसी पर देखिए यहाँ पे भी वही उन्होंने पृथक किया है, तो ये भी गलत हो गया। तो मतलब आपको यहाँ पर रीहीटर और सुपर हीटर इन दोनों के रास्ते को फिक्स अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन की ट्रिक थी कि इसमें रीहीटर और सुपर हीटर आपको सही सही पहचान लेना था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द ड्रॉट इन द लोकोमोटिव बॉयलर इज प्रोड्यूस्ड बाय। लोकोमोटिव बॉयलर में ड्रॉट को किस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है? चिमनी के द्वारा नहीं, क्योंकि उसमें चिमनी नहीं लगाई जा सकती। सेंट्रीफ्यूगल फैन के द्वारा भी नहीं। स्टीम जेट, हाँ, जो लोकोमोटिव बॉयलर्स होते हैं उसमें स्टीम जेट के द्वारा हम लोग ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। ड्राफ्ट का मतलब क्या था? ड्राफ्ट का मतलब होता है, देखिए जो बर्निंग होती है लोकोमोटिव बॉयलर, तो फर्नेस में, तो एक फर्नेस के अंदर एयर को एक तरफ से प्रवेश करना, दूसरी तरफ से एयर को निकलना है। तो उस पाथ को क्रिएट करने के लिए हम लोग प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक, जैसे ये फर्नेस है, ठीक, तो इसमें क्या है, एक तरफ से एयर को प्रवेश करना है, दूसरी तरफ से एयर को बाहर जाना। तो जब प्रवेश कर रही होती तो यहाँ पर हम लोग FD फैन लगा दिए जाते हैं। लोकोमोटिव बॉयलर नहीं, नॉर्मल बॉयलर की बात बता रहा हूँ मैं। FD फैन लगा देते थे, ये एयर को लगातार इसके अंदर फोर्स करते रहते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जो है ID फैन लगा देते हैं, यहाँ से एयर को कंटिन्यूसली सक करते रहते। तो इस तरह यहाँ पे हाई प्रेशर बना हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो क्या है, इसका फ्लो लगातार इस तरफ बना रहता है, इस तरफ फ्लो उसका बना रहता है। तो इसी कहते हैं ड्राफ्ट क्रिएट करना है, ड्राफ्ट क्रिएट करना। ठीक फ्रेंड्स, तो लोकोमोटिव बॉयलर में किस प्रकार ड्राफ्ट क्रिएट किया जाता है? स्टीम जेट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्टीम जेट के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग लोकोमोटिव बॉयलर में इस ड्राफ्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर लोकोमोशन द्वारा नहीं हो सकता, लोकोमोशन पृथक चीज़ है, स्टीम जेट के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेस्ट हीट बॉयलर। वेस्ट हीट बॉयलर के संबंध में हम लोग को बात निम्नलिखित कंसिडर करनी है और सब देखना है इसमें कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। देखिए वेस्ट हीट बॉयलर क्या होता है? देखिए जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें यदि विभिन्न प्रकार के हीटिंग प्रोसेस हो रही है तो वो हीट क्या लगातार वेस्ट हो रही होगी, तो उस हीट का प्रयोग करके हम लोग स्टीम का जनरेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार में जो बॉयलर यूज़ किए जाते हैं उसको हम लोग वेस्ट हीट बॉयलर कहते हैं। तो उसमें वेस्ट हीट बॉयलर्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज। वेस्ट हीट बॉयलर को मतलब उसके पाथ, वेस्ट हीट बॉयलर जो है इसको हम लोग
उसके पाथ मतलब वेस्ट हीट गैस की एग्जॉस्ट गैसेस के रास्ते में यानी प्लेस पाथ में रख के बनाया जाता है। तो हाँ, तो ये कथन सही है। इसमें क्या कहते हैं, इसे वेस्ट हीट कहा जा रही है। वेस्ट हीट जो वायुमंडल में फ्री होनी तो उसके रास्ते में हम लोग बॉयलर्स की ट्यूब्स लगा देते तो उसकी हीट को वो एब्जॉर्व कर लेता है। दूसरा, दीज आर फायर ट्यूब्स बॉयलर नहीं, ये हमेशा वाटर ट्यूब्स बॉयलर होंगे। कैसे बॉयलर होंगे? वाटर ट्यूब बॉयलर होंगे, क्योंकि वेस्ट हीट को फिर किसी पाइप का कंड्यूट के अंदर लेना, फिर उसको पानी के भीतर से होकर प्रवाहित करना, तो उससे क्या है, उसकी इफेक्टिवनेस उतनी हमको प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो इसीलिए जो होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। दूसरा कथन गलत है। द ग्रेटर पोर्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द सच बॉयलर ड्यू टू कन्वेक्शन। हाँ, इसमें क्या है, किसी प्रकार का मतलब हम लोग मतलब किसी प्रकार का सर्कुलेटिंग डिवाइस ने फोर्स सर्कुलेशन या फिर रेडिएशन के द्वारा जो अधिक मात्रा में हीट हीट नहीं प्राप्त होती है और कन्वेक्शन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो पहला और तीसरा कथन क्या हो आपका? सही हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक, ओके फ्रेंड्स, हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement is not true for supercritical steam generator? सुपरक्रिटिकल स्टीम जनरेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही नहीं हैं? ठीक, अब देखिए पहला कथन दिया है इट हैज़ अ वेरी स्मॉल ड्रम, तो यही कथन गलत हो गया। हम जानते हैं कि जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं इसमें किसी प्रकार का ड्रम नहीं होता है। उदाहरण के लिए बेंसन बॉयलर, इट हैज़ नो ड्रम। सुपर क्रिटिकल प्रेशर की बॉयलर की विशेषता होती है इसमें किसी प्रकार का ड्रम नहीं होता है। ठीक, दूसरा, तो सुपर क्रिटिकल प्लांट हैज़ हायर एफिशिएंसी देन ए सब क्रिटिकल प्रेशर प्लांट। हाँ, ये कथन सही है। जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं उनकी एफिशिएंसी अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली वंस थ्रू बॉयलर होते हैं, जितना हम लोग वाटर देते हैं उतना ही तुरंत ही उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता था। हाँ, इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। द फीड प्रेशर रिक्वायर्ड इज़ वेरी हाई, अबाउट टू 1.2 to 1.4 टाइम्स द बॉयलर प्रेशर। बिल्कुल, द फीड प्रेशर इसके लिए जो जरूरत होती है बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर अगर हम लो प्रेशर पे इसमें अगर लो प्रेशर पे सप्लाई करेंगे तो फीड वाटर तो उसके भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। Yes, it requires absolutely pure water. Preparation of feed water is more important than in subcritical pressure boiler. ठीक, इसमें देखिए वाटर का प्रिपरेशन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। मतलब उसमें ना किसी प्रकार की सिलिका होनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का उसमें साल्ट होना चाहिए। मतलब प्योर डीएम वाटर होना चाहिए, डीमिनरलाइज्ड वाटर। उसमें किसी प्रकार का साल्ट, किसी प्रकार सिलिका नहीं होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि जैसे अगर हम लोग जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर तो उसमें स्फुरलिंग होती है, तो उसमें जो होता है सॉस जो होता है सीधे पानी क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका साल्ट क्या है शेष रह जाएगा। वो साल्ट क्या है वाटर ट्यूब्स के ऊपर कि मतलब वाटर ट्यूब्स जो होंगी उसकी दीवारों पर जाकर के चिपका रहेगा। और क्या है इससे क्या है उससे अगर जैसे ये ट्यूब्स हैं इसमें जो बन जाएगा जो साल्ट है इस पर एकत्रित हो जाएगा। जब साल्ट इस पर एकत्रित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र रेट काफ़ी कम हो जाएगा, तो क्या है इसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। इसीलिए इसमें वाटर का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने पूछा कौन सा नॉट करेक्ट पूछा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ ऑफ वाटर फ्लो थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ बॉयलर इन अ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। देखिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था वो फ्लू गैस का पूछा था, इसमें क्या था वाटर का पूछा, वाटर थ्रू वेरियस कंपोनेंट। ठीक, तो देखिए क्या होता है वाटर का जो पाथ होता है वो होता है सबसे पहले जो फीड वाटर आता है वो किस में प्रवेश करता है, इकोनोमाइज़र में प्रवेश करता है। इकोनोमाइज़र से किस में जाता है, वाटर बॉयलर ड्रम में जाता है। बॉयलर ड्रम से क्या है, बॉयलर ड्रम जो होता है हमको आपको उसको बना कर ही दिखा देते हैं। देखिए यहाँ से इकोनोमाइज़र होता है जो फ्लू गैस के पाथ में उपस्थित होता है। ठीक, फ्लू गैस के पाथ में इस प्रकार से उपस्थित होता है और उसमें क्या होता है फिर इकोनोमाइज़र से फिर वाटर ड्रम को हम लोग भेज देते हैं बॉयलर ड्रम में। बॉयलर ड्रम के बाद ये पानी किस में जाता है, वाटर वॉल्स में आता है। तो वाटर वॉल से डाउन कवर से नीचे आता है और प्राइजर से ऊपर जाता है और जाकर के फिर बॉयलर ड्रम में ही मिक्स हो जाता है। फिर इसमें से स्टीम बनती है। ये स्टीम जाती है हाई प्रेशर टरबाइन में, किस में जाती है, हाई प्रेशर टरबाइन यानी HP टरबाइन में जाती है। वो ठीक, फिर HP टरबाइन से स्टीम किस में आती है, वापस जब HP टरबाइन से एक्सपेंड होने के बाद फिर से बॉयलर ड्रम में आ जाती है। ठीक, और फिर यहाँ पे बॉयलर ड्रम में नहीं आती है, यहीं पे आ जाती है कहते हैं फर्नेस के पास। तो यहाँ पे इसको कहते हैं रीहीटर कहते हैं।
रीहीटर, फिर रीहीटर के बाद ये वाटर किस में जाता है, रीहीटर के बाद ये वाटर जाता है फिर से एलपी टरबाइन भेजा जाता है, फिर एलपी टरबाइन के बाद ये कंडेंसर में जाता है, फिर कंडेंसर के बाद फिर उसको वापस भेजा जाता है, हम लोग सीईपी लगे होते हैं मतलब कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप से फीड वाटर की सहायता से फिर भी बॉयलर में हम लोग उसको भेज देते हैं थ्रू इकोनोमाइज़र। तो इस प्रकार से वाटर का सर्किट कंप्लीट हो जाता। तब इस क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न दिया है इन्होंने कि इकोनोमाइज़र, देन बॉयलर ड्रम, देन वाटर वॉल्स, देन बॉयलर ड्रम, फिर सुपर हीटर, देन टरबाइन। तो ये पाथ जो इन्होंने दिया है सही दिया है, तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आगे अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, इकोनोमाइज़र, देन बॉयलर ड्रम, देन वाटर वॉल, देन सुपर हीटर, देन टरबाइन, क्या एक ही, ठीक। तो बॉयलर ड्रम फिर वाटर वॉल से सीधा सुपर हीटर में नहीं जाता है, वापस बॉयलर ड्रम में फिर आता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। फिर इकोनोमाइज़र, वाटर वॉल्स, बॉयलर ड्रम, इसमें भी उन्होंने वही गलती की है, ठीक, कि इकोनोमाइज़र के बाद बॉयलर ड्रम में जाता है, फिर वाटर वॉल्स में आता है, फिर वाटर वॉल से फिर बॉयलर ड्रम जाता है, फिर सुपर हीटर में जाता है, फिर टरबाइन जाता है। इकोनोमाइज़र, वाटर वॉल, सुपर हीटर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका ए हो गया, ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज डज नॉट नीड फ्लू गैस फॉर इट्स ऑपरेशन। तो किस एसेसरीज का प्रयोग फ्लू गैस के द्वारा नहीं किया जाता है। तो इकोनोमाइज़र भी क्या है, फ्लू गैस के द्वारा ही क्या कहते हैं, हीट को एब्जॉर्व करता है और वाटर को गर्म करता है। तो इसका आंसर नहीं हो सकता है। प्री हीटर, ये भी यही काम करता है। सुपर हीटर भी फ्लू गैस से काम लेता है, ये फ्लू गैस की हीट से वाटर को सुपर हीट करता है। और प्री हीटर जो होता है ये एयर को गर्म किया जाता है। इंजेक्टर, इसको फ्लू गैस की ज़रूरत नहीं होती थी, ये हमारा आंसर है। इंजेक्टर क्या होते हैं, इंजेक्टर्स जो होते हैं वो इंजेक्टर का फंक्शन जो होता है, ये फीड वाटर को बॉयलर ड्रम के अंदर अंडर प्रेशर मतलब हाई प्रेशर पे इसको इसके अंदर मतलब इंजेक्ट करता है, ठीक। तो इसका काम ये होता है वाटर को इंजेक्ट करने, फ्लू गैस से ऑपरेट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज इज कनेक्टेड टू द स्टीम सप्लाई पाइपलाइन टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए स्टीम पाइपलाइन में कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, तो ये प्रेशर को रिड्यूस करता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। इसमें थ्रोटलिंग होती है स्टीम की, ये नहीं करता है। स्टीम सेपरेटर, ये वेपर में से स्टीम के कणों को अलग करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्टीम ट्रैप। तो स्टीम ट्रैप, हाँ ये काम करता है कुछ हद तक, तो ये इसका आंसर हो सकता है। यद्यपि दिए हुए आंसर में से कोई परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, लेकिन चारों में से जो बेस्ट आंसर है वो स्टीम ट्रैप है। इंजेक्टर का काम क्या, तो फीड वाटर का फोर्स करना होता है, ठीक। तो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए नॉर्मली जो होता है वो सेफ्टी वाल्व होता है बॉयलर ड्रम में। सप्लाई पाइपलाइन टू मेंटेन स्टीम सप्लाई पाइपलाइन में, तो हाँ तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि स्टीम ट्रैप कुछ हद तक उसकी कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करता है। यद्यपि पाइपलाइन में प्रेशर का रिड्यूस होना संभव ही है, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन लॉसेस में प्रेशर क्या कहते हैं रिड्यूस होता ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर ट्यूब बॉयलर्स आर प्रेफर्ड फॉर। वाटर ट्यूब बॉयलर्स का प्रयोग कब किया जाता है, हाई प्रेशर एंड हाई आउटपुट। हाँ ये आंसर सही है, ठीक। जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो अधिक होता है, उनका प्रेशर भी अधिक होता है। जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो प्रेशर भी उनका कम होता है, उनका आउटपुट भी कम होता है। हाई प्रेशर एंड लो आउटपुट, लो प्रेशर एंड हाई आउटपुट, लो प्रेशर एंड लो आउटपुट, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो जो वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं हमेशा ही उनसे हमको अधिक ही स्टीम जनरेट करते हैं और उसका प्रेशर भी अधिक होता है। जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर ही होते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर सिर्फ और सिर्फ सब क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी फॉर द बॉयलर, ठीक। देखिए एसेसरी क्या होती है, जो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है, और माउंटिंग्स क्या होती है, जो बॉयलर को सेफ ऑपरेशन के लिए आवश्यक होती हैं। एसेसरीज पूछा था, इकोनोमाइज़र एसेसरीज है, एयर प्रीहीटर एसेसरीज है, फीड वाटर पंप भी एसेसरीज है। कंडेंसर एसेसरीज नहीं है, तो आप कहेंगे कंडेंसर एसेसरीज नहीं है तो माउंटिंग होगा, नहीं। कंडेंसर बॉयलर का अंग ही नहीं है, तो जब चीज़ बॉयलर के अंग नहीं है तो ना माउंटिंग होगी ना ही एसेसरीज होगी।
ठीक। तो कंडेंसर ना माउंटिंग होगी ना ही एसेसरीज होगी। ये क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था, ठीक। जब हम लोग के यहाँ पे वाइवा हो रहा था तो के एम गुप्ता सर आए हुए थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था कंडेंसर माउंटिंग है एसेसरीज है, तो मैंने कहा था ना ये माउंटिंग है ना एसेसरीज है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, कंडेंसर ना माउंटिंग होता है ना ही एसेसरीज होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर, जो वाटर है जिसकी CP दिया हुआ है, CP 4 kg/kg और केल्विन। इस फीड हुआ बॉयलर 30 डिग्री सेल्सियस एक बॉयलर को फीड किया जाता है। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2400 kJ/kg। मतलब ये HFG की वैल्यू दी हुई है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब HFG की वैल्यू दी हुई है, ठीक। द स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर इज 9.9 ड्राई, मतलब 0.9% तक ड्राई है, ठीक। तो इन्होंने पूछा है कि द नेट हीट सप्लाइड टू द बॉयलर, जो बॉयलर को जो नेट हीट सप्लाइड है वो कितना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी कोई वाटर, ठीक, वाटर जो होता है जो उसको गर्म किया जाता है तो कैसे गर्म होता है पहले आपको ये समझना चाहिए। ये मान लीजिए वाटर डोम है, तो सबसे पहले अगर वाटर जो है उसका टेम्परेचर, ये TS डायग्राम है, उसको हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म करेंगे तो सबसे पहले ये इसकी सेंसिबल हीटिंग होती है, मतलब इसका टेम्परेचर ही बढ़ता है, ठीक। और टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये इस वो वाटर लाइन, ये जो है आपकी एकदम वेट स्टीम, मतलब जीरो, जिसका ड्राइनेस सेक्शन 0 का उस लाइन तक पहुंचता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, ये इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, लेटेंट हीट इसमें ऐड होती है। फिर इसके बाद जो लेटेंट हीट हो करके यहाँ ड्राई स्टेट तक पहुँच जाता है, जहाँ पर ड्राइनेस सेक्शन की वैल्यू क्या होती है, x = 1 होती है। यहाँ पे जबकि x = क्या था, 0 था। तो उसके बाद ये सुपर हीट होना शुरू होती है। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। तो उन्होंने पूछा है कि ये जो है द स्टीम कमिंग फ्रॉम द बॉयलर इज 0.9% ड्राई, 0.9% ड्राई मतलब 0.9 मतलब ड्राई है, तो मतलब ये उसकी वैल्यू यहाँ कहीं है, ठीक। तो जब भी हमको किसी मतलब वेपर डोम, ये इसको वेपर डोम कहते हैं, इस वेपर डोम के अंदर किसी स्थान पर किसी कोई क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ज्ञात करनी होती है, तो लीनियरली वेरी करती है ड्राइनेस फ्रिक्शन के अनुसार। तो इन्होंने कहा है कि द जो कि एंथैल्पी है वो 2400 है, तो मतलब 2400 यहाँ से लेकर तक यहाँ तक है, तो हमको 0.9 यहाँ पर इस भाग की एंथैल्पी पता कर लेते हैं। तो इस पॉइंट की एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2400 × 0.9, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, 0, 9 चौके 36 की 6 यहाँ से लाई 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 2160 क्या हो गई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हीट जो एडेड हो गई, मतलब वेपर डोम में। इसके अलावा हमको इसको क्या करना, गर्म करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस तक, सेंसिबल हीटिंग भी देनी होगी। उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है mCp∆T, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे पर केजी में आंसर दिया हो तो m की वैल्यू को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो mCp की वैल्यू कितनी दी है 4, और ∆T कितना आएगा 30 से लेकर के 100 तक, तो कितना आ गया m की वैल्यू 1, Cp की वैल्यू 4, ∆T मतलब 100 - 30, 100 - 30 मतलब कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। तो 7 चौके 28 कितना हो जाएगा 280, 280 और 2160, 280 और 2160 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसे हो जाएगा 2440, कितना हो जाएगा 2440। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक। ध्यान रखिए जब भी वाटर गर्म किया जाता है तो पहले वो अपने टेम्परेचर से, बॉइलिंग टेम्परेचर से पड़ेगा, तब वो हीट लेगा, उसको सेंसिबल हीटिंग कहेंगे। फिर उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर उसका फेस चेंज होगा, तो जब फेस चेंज हो जाएगा, ठीक, तो फेस चेंज होने के बाद जब हो रहा होगा तब वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेगा। जब उसका फुल्ली तरह से पूरी तरह से फेस चेंज हो जाएगा, मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, फिर उसकी सुपर हीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2440, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक। तो ये इसकी सेंसिबल हीटिंग थी 280, इसकी लेटेंट हीट 2160 थी, ठीक। और किसी अगर वेपर डोम में किसी पॉइंट पर हमको एंथैल्पी निकालनी है, तो जो इस लेंथ की जो लेंथ है, मतलब इस पॉइंट का जो डिफरेंस है उसको ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके किसी पॉइंट की वैल्यू हम लोग किसी प्रॉपर्टी की निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ बॉयलर द एयर प्री हीटर इज इनवेरिएबली लोकेटेड बिटवीन, ठीक। हमने कहा कि ये क्वेश्चन है कि एयर प्री हीटर कहाँ पर लगाया जाता है,
ठीक। एयर प्री हीटर कहाँ पे लगाया जाता है? तो एयर प्री हीटर लगाया जाता है दोनों फोर्स ड्राफ्ट फैन एंड चिमनी के बीच में, ठीक। तो इन्होंने कहा फोर्स है ड्राफ्ट और चिमनी। दूसरा दिया फोर्स है फैन एंड फर्नेस, इकोनोमाइजर एंड फीड पंप, ठीक, कंडेंसर एंड फीड पंप। 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं और हम लोगों से पूछा है कि कहाँ पे लगाया जाता है। तो मैंने आपको अभी इसके पहले फ्लू गैस पूरा सर्किट बना के दिखाया था। तो उसमें यहाँ पे फोर्स ड्राफ्ट फैन होता है, फिर यहाँ पे फर्नेस होती है, उन दोनों के बीच में ही एयर प्री हीटर को लगाया जाता है, क्योंकि तभी तो हीट गर्म हो करके इसमें पहुँचेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्स ड्राफ्ट फैन एंड फर्नेस, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एयर प्री हीटर कहाँ लगाया जाता है? फोर्स ड्राफ्ट फैन और फर्नेस के बीच में लगाया जाता है। इसका सर्किट मैंने आपको पहले ही बना करके दिखा दिया है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। तो इन्होंने पूछा है इस स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। तो पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखा है वो दिया है, तो अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर इट हैज़ नो ड्रम्स। सबसे पहले देख लीजिए इन्होंने पूछा क्या है, ठीक। विच आर करेक्ट, उन्होंने पूछा है कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ये इन्होंने पूछा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि देखिए पहले इसकी इट हैज़ नो ड्रम। तो मैंने बताया सुपर क्रिटिकल स्टीम जनरेटर में ड्रम नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट हैज़ नो सर्कुलेशन पंप, ठीक। इसका इट हैज़ नो सर्कुलेशन पंप, ठीक। द फिनोमेना ऑफ बॉइलिंग डज नॉट अक्योर इन इट। अब देखिए क्या होते हैं जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर है तो वंस थ्रू बॉयलर होते हैं। कैसे होते हैं? वंस थ्रू बॉयलर होते हैं, मतलब उसमें एक तरफ से फीड वाटर जाता है, दूसरी तरफ फीड वाटर निकलता है। तो इसमें क्या है, वाटर को रिसर्कुलेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें सर्कुलेशन पंप भी नहीं होता। तो ये कथन भी सही है। तीसरा है द फेनोमेना ऑफ बॉइलिंग डज नॉट अकर इन इट। तो मैंने बताया था जब वाटर सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर हो जाएगा तो उसमें बॉइलिंग नहीं होगा, उसमें क्या होगा, स्फुरलिंग होता है। मतलब जैसे ही हमने वाटर को इसमें डाला दूसरी तरफ से वो एवापोरेट होकर के निकल गया, ठीक। तो इस प्रकार से वर्क करता है, ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर। इसका आंसर मतलब तीनों कथन ही सही हैं। इसके क्या है, तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 1, 2 एंड 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी जनरली फाउंड इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स स्पेशल कंसिडरेशन इन केस ऑफ वेरी हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक। जो होता इन्होंने पूछा है कि अगर वेरी हाई प्रेशर बॉयलर है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की इम्प्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक। नंबर 1 दिया है हाइड्रोजन, दूसरा दिया अमोनिया, तीसरा दिया सिलिका, चौथा दिया है डिजॉल्व साल्ट। देखिए इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो होती है सिलिका। वो क्या होती है? सिलिका। तो हमको सबसे ज़्यादा किस इम्प्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए? सिलिका पर देना चाहिए। अब मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ कि सिलिका पर क्यों ध्यान देना चाहिए, ठीक। देखिए सिलिका जो होती है वाटर में 2 तरह की होती है, एक होती है एक्टिव सिलिका और दूसरी होती है रिएक्टिव सिलिका। दूसरी होती है रिएक्टिव सिलिका। जो एक्टिव सिलिका होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको फिल्टराइजेशन या अदर प्रोसेस द्वारा हम लोग उसमें से पृथक कर सकते हैं, वाटर में से अलग कर सकते हैं, ठीक। इसको वाटर में से अलग किया जा सकता है। लेकिन जो रिएक्टिव सिलिका है ये बहुत ही खतरनाक होती है। इसको जो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी में को कितना भी वर्क करेंगे तो रिएक्टिव सिलिका इसमें से पृथक नहीं होती है, ठीक। तो ये जो है जब हम वाटर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, जब वाटर का टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर हो जाता है, जो कि नॉर्मली वेरी हाई प्रेशर बॉयलर है तो वेरी हाई टेम्परेचर भी होगा, तो वेरी हाई टेम्परेचर जो बॉयलर हो जाता है, ठीक। तो उसमें क्या होता है, वेरी हाई टेम्परेचर पे ये जो सिलिका है ये वो क्या होती है, वे वोलाटाइल नेचर की होती है, ठीक। तो ये क्या होते हैं, ये वोलाटाइल्स मतलब नेचर की होती है, मतलब उस जगह पर जा कर के ये प्रेसिपिटेट होना शुरू करती है। वो प्रेसिपिटेट नहीं होती है, वो इस प्रकार से मिक्स हो जाती है वाटर में कि वो जा कर के सीधे टरबाइन के इस मतलब स्टीम के साथ उसका फ्लो होने लगता है। और ये सिलिका जब टरबाइन में पहुंचती है तो टरबाइन में जाके ब्लेड्स जो होते हैं ब्लेड्स पर टकराती है, क्योंकि टाइटेनियम की बनी होती है, तो तब वहाँ पर जा कर के सिलिका उससे रिएक्ट करती है तो टरबाइन के ब्लेड्स को बहुत अधिक ख़राब करती है। तो ये सिलिका टरबाइन
टरबाइन की ब्लेड्स तक ना पहुंच पाए, इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इसकी एक्टिव सिलिका को हटाया जाता है। एक्टिव सिलिका के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एक्टिव सिलिका को विभिन्न प्रकार के प्रोसेस द्वारा हटाया जाता है। तो उसके बाद रिएक्टिव सिलिका को हटाने के लिए क्या किया जाता है, रिएक्टिव सिलिका को हटाने के लिए जो बॉयलर ड्रम होते हैं, बॉयलर ड्रम जब वाटर होता है उस वाटर में लगातार हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्राजीन H2 हाइड्राजीन कहा जाता है, ठीक, हाइड्राजीन फॉस्फेट इसकी डोजिंग की जाती है, मतलब उसमें लगातार उसका मिश्रण किया जाता रहता है, जिससे यदि रिएक्टिव सिलिका यहाँ पे क्रिएट होती है तो तुरंत वह प्रेसिपिटेट होकर के नीचे कलेक्ट हो जाती है बॉयलर ड्रम के, और उसको हम लोग ब्लो ऑफ कॉक द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसके लिए बॉयलर ड्रम से एक पतला पाइप निकला होता है जो लगातार इसमें से सिलिका को बाहर निकालता रहता है, जिसको हम लोग CBD कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन प्रोसेस कहा जाता है। तो ये क्या है, सिलिका को लगातार बाहर निकालता रहता है। जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वहाँ पे सिलिका सबसे क्रिटिकल इम्प्योरिटी होती है, और इसका बहुत अधिक हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये टरबाइन की ब्लेड्स को डैमेज कर देती है। और टरबाइन की ब्लेड्स जो होती हैं वो बहुत ही सेंसिटिव मतलब होती है, ऐसे समझिए कि टाइटेनियम की बनी होती है, बहुत ही महंगी होती है, क्योंकि उनका जो एरोफॉइल सेक्शन होता है उनको क्रिएट करना सबसे अधिक खतरनाक मतलब महत्वपूर्ण मतलब सबसे अधिक कठिन होता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन द बॉयलर इज टू, ठीक, इकोनोमाइजर का काम बॉयलर में क्या होता है, सुपर हीट द स्टीम, नहीं, ये तो काम तो सुपर हीटर करता है, तो ये इकोनोमाइजर क्यों कर देगा, ठीक। उसके बाद रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, हाँ, ये फ्यूल के कंजप्शन को थोड़ा कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि इकोनोमाइजर फ्लू गैस का प्रयोग करके थोड़ा सा वाटर को गर्म कर देता है। तो जब ये फर्नेस में पहुंचती है, बॉयलर ड्रम में पहुंचती है, तो उतना अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जिसके कारण क्या है, लगातार उसमें से होते हैं, उसमें जो मतलब जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का वो कम रहता है, तो हम लोग को फ्यूल का कंजप्शन भी कम हो जाता है। इंक्रीज स्टीम प्रेशर, देखिए स्टीम का प्रेशर इंक्रीज करने में इकोनोमाइजर का कोई योगदान नहीं है। चौथा है मेंटेन सेचुरेशन टेम्परेचर, सेचुरेशन को टेम्परेचर को मेंटेन करना इकोनोमाइजर का काम नहीं है, जो बॉयलर का प्रेशर मेंटेन करेगा वही सेचुरेशन टेम्परेचर भी मेंटेन कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। तो देखिए सीधा इन्होंने क्वेश्चन ना पूछ करके इसको थोड़ा सा इन्होंने घुमा कर पूछा है। सीधा क्वेश्चन होता है, पूछा कि फीड वाटर को हीट करना इकोनोमाइजर काम है, तो वो काम नहीं है, उसमें तो बाकी काम को इन्होंने दूसरे तरह से क्या फ़ायदा उससे हो जाता है, तो वो इन्होंने देखा है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर रिक्वायर्स, ठीक, सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर में के लिए क्या क्या की किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक, ओके। तो मैंने पूछा है ये ओनली प्री हीटर एंड सुपर हीटर, ओनली प्री हीटर एंड सुपर हीटर, प्री हीटर एवापोरेटर एंड सुपर हीटर, ओनली प्री हीटर, ओनली सुपर हीटर, ठीक। तो देखिए इसमें सिर्फ ड्रम नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, जो सुपर क्रिटिकल प्रेशर बॉयलर होते हैं ड्रम नहीं होता, उसमें ड्रम नहीं होता है, देखिए बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें प्री हीटर भी होगा, सुपर हीटर भी होगा। और फिर देखिए इन्होंने फिर दूसरा ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है प्री हीटर एवापोरेटर एंड सुपर हीटर, उसमें एवापोरेटर नहीं होता है, जो बॉयलर ड्रम होता है वो मेनली एवापोरेटर का ही काम करता है। तो ध्यान रहे क्योंकि इसमें बॉइलिंग ही नहीं होनी है तो एवापोरेशन भी नहीं होता, जब एवापोरेशन नहीं होना तो एवापोरेटर की क्या ज़रूरत है, तो एवापोरेटर नहीं होता, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। ओनली प्री हीटर, ओनली प्री हीटर नहीं, साथ में सुपर हीटर भी होता है, ओनली सुपर हीटर, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। तो प्री हीटर और सुपर हीटर दोनों होता है, ओनली प्री हीटर एंड सुपर हीटर, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक, एयर प्री हीटर और सुपर हीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सबसे बॉयलर संबंधित क्वेश्चन, ये बॉयलर सीरीज़ का तीसरा पार्ट था।
इससे पहले तक मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ये बाज बॉयलर संबंधित सवाल को 3 सीरीज़ में लगभग ये क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए हैं। लगभग बॉयलर के सारे कॉन्सेप्ट मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बता दिए हैं। साथ ही जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हो तो मैंने सभी के कॉन्सेप्ट बताए, साथ में उससे संबंधित अगर ताकि अलग क्वेश्चन भी आते तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप लगभग सभी प्रश्नों को बॉयलर को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। किसी प्रकार के सजेशंस के लिए तो किसी प्रकार कॉलेज का आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके पहले की जो क्वेश्चन सीरीजेस हैं लगभग हमने ये लगभग 17वां क्वेश्चन सीरीज है, मतलब क्वेश्चन सीरीज का 17वां पार्ट है ये। तो उसका अगर आप बाकी पीछे की देखना चाहते तो उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अब मैंने लगभग बॉयलर से और लगभग कई क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम में मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और अधिक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय प्राप्त होते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।